हाय 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 हाय। ये गुस्सा गुस्सा देखा सकता है। रीडिंग मैडम को दे दिया हमने। है हाँ बोलो। हेलो मैडम को दे दिया हमने रीडिंग हमने की दो। अरे भैया अरे आप आओ। इनमें हमने खुला जूता मारा है कांग्रेसियों के। सब लोगों ने कहा यार खुला जूता मत मारा, तो तब हमने भी मारा था। देखो कितना खुला जूता है। पैसे की अपना पता हमें बड़ी खुशी होती जब हमारे तो हम आपको कहीं ना कहीं हाँ अवगत हैं कादम्बरी काव्य संध्या का आयोजन यहाँ किया गया है और हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं अपने अतिथियों को यहाँ मंचासीन कराने की कार्यवाही शुरू करता हूँ और उसके बाद कार्यक्रम की औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। मैं गुप्त साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी में सबसे बड़ी मैं उस्मान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको मंच पर लेकर आए। हमारे बीच में श्रीमती वृंदा दयाल जी उपस्थित हैं। संयुक्त आयकर मैं डॉक्टर कुंती हरिराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनको हमारी हमारे बीच में सीनियर डीसीएम राजेश कुमार साहब उपस्थित हैं। मैं महेंद्र दीवान साहब से अनुरोध करूंगा, उमर खान साहब से अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में श्री यशोवर्धन गुप्त साहब संपादक हैं दैनिक जागरण के और इस तरह के साहित्यिक। मैं अनुरोध करूंगा अरमान साहब से और हमारे महेंद्र दीवान साहब से कि वो हमारे
यहाँ मंचासीन करें। और देशव्यापी ख्याति की रचनाकार है वो, उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत अच्छे पब्लिशर्स ने उनकी किताबों को छापा है। आज यहाँ उनकी 2 किताबों का विमोचन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा और श्रीमती दीपशिखा शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारी आज की इस अतिथि को हमारे बीच में मैं जो रजिस्ट्रार है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उस्मान अशरफ साहब से मैं रजिस्ट्रार साहब का सरोकार भी साहित्यिक कार्यक्रमों से सदैव जुड़ा रहता है और हमारे बीच उनकी उपस्थिति हमें हमेशा मिलती है। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दीप प्रज्वलन और सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। तो मैं अपने जो हमारे प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे सम्मानित अतिथिगण। से उनका बहुत गहरा जुड़ाव है। मैंने ये महसूस किया है कि चाहे वो जगजीत सिंह हो, चाहे गुलाम अली, वो सभी की गजलें उनके कलेक्शन में मौजूद हैं और जब भी वक्त मिलता है, जैसे जैसे वक्त में मिलता है, चाहे वो कार में हो, जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम यहाँ शहर में होते हैं, अच्छे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति हमेशा हमें देखने को मिलती है। ये उनका एक दूसरा पहलू है। और दैनिक जागरण के हवाले से वो साहित्यकारों को मंच प्रदान करते रहे हैं हमेशा से। आप जानते हैं इस बारे में, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। समय समय पर विभिन्न आयोजन भी साहित्यिक दैनिक जागरण परिवार की ओर से होते आए हैं। विद्या सभागार में कुछ समय पहले हम लोगों ने जागरण संध्या, काव्य संध्या का आयोजन किया था। इस हॉल में भी जागरण परिवार की ओर से कई आयोजन हुए हैं, जागरण काव्य संध्याएं हुई हैं और समय समय पर पाठ भी किया जाता रहा है। तो ये उपलब्धियां हैं जो मैं इस परिवार के नाम आप सभी अवगत हैं और मैं केवल रिमाइंड आपको करा रहा हूँ कि हमारे मंच पर जो अतिथि हैं वो सब साहित्य से सरोकार रखने वाले अतिथि हैं, केवल बल्कि वो उसके हकदार हैं वास्तविक रूप से। हमारे बीच में हम बहुत गौरवान्वित हैं उनकी उपस्थिति से। हमारे बीच में श्रीमती वृंदा दयाल जी हैं जो संयुक्त आयकर आयुक्त है यहाँ झांसी ललितपुर प्रक्षेत्र की। जिलाधिकारी की हमारे गौरव दयाल साहब की शख्सियत से तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन आयकर विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। मुख्य आयकर आयुक्त थे, वो यहाँ आए थे झांसी महोत्सव के कार्यक्रम में, कवि सम्मेलन था अखिल भारतीय, और वो खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, मुझे भी उन्होंने कई किताबें दी हैं। यशोवर्धन जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी उन्होंने अपनी किताबें भेंट की थी। और यशोवर्धन साहब के साथ मैं जब उनके साथ साहित्यिक कार्यक्रमों से, ललित कलाओं से जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि व्यस्तता इतनी होती है अधिकारियों की कि समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है इसके लिए, लेकिन हमने अनुरोध किया श्रीमती वृंदा दयाल जी से और उन्होंने सहर्ष हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया है। बहुत कम जाती हैं वो कार्यक्रमों में। आपने देखा होगा कि साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं समझता हूँ पहला कार्यक्रम उनका है जिसमें उनकी उपस्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं। हम बहुत उनके अनुग्रहित हैं, कृतज्ञ हैं। राजेंद्र गुप्त साहब हमारे बीच में हैं। राजेंद्र गुप्त साहब प्रबंध संपादक हैं दैनिक जागरण। आप सभी उनकी शख्सियत से अवगत हैं। जागरण परिवार के मैंने जो तमाम अभी आपको जो साहित्यिक कार्यक्रमों में और संगीत और ललित कलाओं से जुड़कर मैं बहुत ही वरिष्ठ हैं और
इस तरह के कार्यक्रमों में जितने भी कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम होते हैं उनकी उपस्थिति भले ही स्वास्थ्य साथ दे ना दे, जितनी देर वो बैठ सम्मिलित करती है, मैं उनका स्वागत करता हूं कादम्बरी परिवार की ओर से और आप सभी की ओर से। राजेश कुमार साहब सीनियर DCM हैं यहाँ झांसी रेल डिवीजन के। आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत व्यस्त पद होता है और साहित्यिक से ये मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि अधिकारियों के पास समय नहीं होता। मैंने अभी अपनी किताब लफ्जों की गुलमोहर जो मेरा गजल का कलेक्शन है जब उनको दिया और उन्होंने उसको सरसरी तौर पे 2-3 गजलें ही उन्होंने देखी थी तो उन्होंने ये कहा कि आपने जो इसमें शायरी की है वो बिल्कुल नए अंदाज की शायरी है, बिल्कुल गजलों में नया ट्रीटमेंट है। मैं समझ गया कि ये साहित्य से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव है, क्योंकि ये बात वही कह सकता था जो जानता है वही कह सकता है। मैंने फौरन उनसे ये अनुरोध किया कि साहब ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मैं बहुत आभारी हूँ राजेश कुमार साहब का। मोहम्मद उस्मान साहब रजिस्ट्रार हैं, आप सभी जानते हैं, उनके बारे में बता चुका हूँ। साहित्यिक सरोकारों से उनका कश्मीर साहब की स्मृतियों को ये कार्यक्रम समर्पित है और एक अंजुमन तामीर अदब जो संस्था कश्मीर झांसी साहब ने यहाँ स्थापित की थी वो बहुत अच्छा काम कर रही है उर्दू हिंदी के लिए। तो हमारे एक जो खाली यहाँ चेयर आप देख रहे हैं वो प्रदीप जैन आदित्य साहब के लिए है, लेकिन परसों तक वो यहीं थे, उनका वादा हमसे था, समय उनसे हमने लिया था सब, लेकिन कोई कॉल उनकी बहुत अर्जेंट आई, उन्हें जाना पड़ गया अचानक और वो आज भी दिल्ली में ही है तो वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, वरना कादम्बरी परिवार के जितने भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं 15-16 संस्था बनने के बाद से हर कार्यक्रम में वो पूरे समय यहाँ रहते हैं, चाहे जितनी देर कार्यक्रम चले अंत तक वो यहाँ बैठते हैं। तो ये शमा खान मैडम शमा खान के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि ये बहुत अच्छी लेखिका है और ये ताजा इनके तो वो कहानी संग्रह हैं जो यहाँ आज इनका विमोचन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अभी उनकी किताब के लिए एड दी है, तेरे ख्याल की परछाइयाँ, बहुत जल्द मंजरे आम पर वो आने वाली है। बहुत अच्छी किताब है, काफी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, वो हमारे बीच में है, हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। अब हमारे अतिथियों के अपने कादम्बरी परिवार के साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो फूल मालाएं और बैज अलंकरण के लिए हमारे अतिथिगण जो हैं उनके लिए वो सब सामग्री यहाँ लेकर आए। उमर साहब जरा बुला लीजिए। इस तरह के साहित्यिक आयोजनों में उनका हमेशा से सहयोग हमें मिलता है। मैं श्रीमती रेखा अंजुम से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और हमारे कादम्बरी की ट्रेजरर है वो, और हमारी श्रीमती वृंदा दयाल जी जो ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैं उनका माल्यार्पण करके और बैज लगाकर स्वागत करें। मैं डॉक्टर धन्नूलाल गौतम साहब से अनुरोध करूंगा, चेयरमैन है नगर पालिका के, पूर्व आप सभी उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। राजेंद्र गुप्त साहब जो हमारे आज के सम्मानित अतिथि हैं उनका माल्यार्पण और अलंकरण से स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर धन्नूलाल गौतम साहब केवल एक श्रोता नहीं है बल्कि संस्कार भारती के माध्यम से, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ तमाम साहित्यिक और संस्कृति के जो आयोजन होते हैं, संगीत के आयोजन होते हैं, उनसे उनका सरोकार जुड़ा रहता है और संगीत खुद भी बहुत अच्छे गायक हैं, वो बहुत अच्छे संगीतकार हैं डॉक्टर धन्नूलाल गौतम साहब। मैं दिनेश भार्गव साहब से अनुरोध करूंगा जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। मैं दीपशिखा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो लेखिका है शमा खान जी, उनका बैज अलंकरण और माल्यार्पण से स्वागत करें। मैं श्री जब्बार शारिफ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे इकबाल हसन सहबा साहब का बैज अलंकरण और माल्यार्पण से स्वागत करें। जीपी तिवारी अरमान साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इन्होंने बड़ी कोशिशों से, बड़ी मेहनतों से, बड़ी लगन से ये आज की महफिल सजाई है, वो संयोजक है इस कार्यक्रम के। मैं रजिस्ट्रार साहब जो बैठे हुए हैं उस्मान साहब, उनका बैज अलंकरण और माल्यार्पण से वो स्वागत करेंगे।
सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण हो गया, दीप प्रज्वलन हो गया, हमारे अतिथियों का स्वागत भी हो गया और अब एक औपचारिकता रहती है सरस्वती वंदना की। मैं सरस्वती वंदना के लिए अनुरोध कर रहा हूँ प्रगति शर्मा से, जो यहाँ हमारे नमन करती हूँ। जैसा कि आदेश प्राप्त हुआ है माँ वाणी की वंदना का, तो प्रस्तुत कर रही हूँ। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामि। त्रिभुवन धन्या त्वमसि शरण्या, त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामि। ज्ञान विभामयी ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्ताम्नो तव पद कमले, मतिरास्ताम्नो तव पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। तव चरणों प्रणमामि, प्रणमामः, प्रणमामः, प्रणमामः। बीच में यहाँ अभी होना चाहिए था उनको, लेकिन कुछ बहुत जरूरी कुछ मीटिंग आ गई उनकी, तो अभी उस पर व्यस्त है। लेकिन मैडम ने हमें बताया कि वो बोल के आई हैं कि जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे वहाँ से, तो उनकी उपस्थिति हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आज का जो ये कार्यक्रम है, छोटे छोटे चरण हैं दो। एक चरण में तो हम उनका विमोचन यहाँ किया जाना है, और उसके बाद दूसरे चरण में जैसे कि कादम्बरी परिवार हमेशा से साहित्य, संगीत और चित्रकला से जुड़ी विभूतियों का जो सम्मान है वो समय समय पर करता रहता है, क्योंकि सम्मान से ही कलाकार को अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो वो एक छोटा सा सम्मान का कार्यक्रम है, और उसके बाद जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है वो काव्य संध्या का कार्यक्रम है, जो उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो मैं जो पहला चरण जो इसका है पुस्तक विमोचन का है, श्रीमती शमा खान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो जिनकी किताबों का विमोचन यहाँ किया जाना है। वो अखिल भारतीय स्तर की कहानीकार हैं, और जितनी भी श्रेष्ठ पत्रिकाएं हैं साहित्य जगत से जुड़ी हुई, उनमें उनकी कथाओं का, कहानियों का प्रकाशन होता रहता है। आप पढ़ते रहते होंगे। दूरदर्शन पर भी उनकी कई कहानियों का प्रसारण हुआ है। टेलीफिल्में भी उनकी
2-3 कहानियों पर बन चुकी हैं और 4 कथा संग्रह उनके अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें गुलमोहर खिल गया, दहलीज को लांग कर और 2 ये हैं और जिनका हम विमोचन कर रहे हैं, और बोलोगे सच और खिली खिली सी वादियां। और बोलोगे सच जो उनका कथा संग्रह है, कुछ समय वो यहाँ सेंट्रल स्कूल में लेक्चरर रही है झांसी में, वर्तमान में देहरादून में रह रही हैं। तो जब झांसी में वो थी और यहाँ सामाजिक जो सरोकार उनके आसपास जो उन्होंने महसूस किया सरोकारों को, तो वहां से उन्होंने वो पात्र उठाए और उस पर उन्होंने कलम चलाई और जन्म हुआ और बोलोगे सच की कहानियों का। और बोलोगे सच की जो कहानियां हैं वो जो हमारे सामाजिक विसंगतियां हैं, सामाजिक विद्रूपताएं हैं, उस तरह का उनका तथ्य है, विषय है कहानियों का। और जो खिली खिली सी वादियां उनका जो दूसरा कथा संग्रह है वो बाल कथाओं पर आधारित संग्रह है। ये किसी वजह से ये दोनों ही किताबों का जो प्रकाशन है, ये बेंसर पब्लिकेशन कंपनी है देहरादून की, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है हिंदुस्तान में, अच्छा जाना पहचाना नाम है, उसने इनका प्रकाशन किया है। और किसी वजह से दूसरी जो उनकी पुस्तक है खिली खिली सी वादियां, उसका 1 हफ्ते पहले वहां से ऑफिसर ने कोरियर का पैकेट यहाँ रवाना किया था, लेकिन आज तक वो अभी यहाँ प्रतीक्षित है, पहुंच नहीं सका है। तो हम अभी मजबूरी में उनकी केवल 1 किताब का ही विमोचन यहाँ कर पाएंगे, जिसका नाम है और बोलोगे सच, जो टाइटल स्टोरी है इस संग्रह की। तो मैं अपने अतिथि गणों से अनुरोध करूंगा और हमारे कादम्बरी परिवार के जो हमारे साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अतिथि गणों के सम्मुख वो किताब की 1-1 प्रति रखें, ताकि उसका विमोचन जो है वो हम लोग यहाँ कर सकें। पुस्तक आ चुकी है मंच पर। मैं अपने अतिथि गणों से बड़े ही आदर के साथ, एहतराम के साथ ही अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तक का विमोचन वो करें, जिसका नाम है और बोलोगे सच। हमारे सम्मानित अतिथिगण विमोचन कर रहे हैं कथा संग्रह और बोलोगे सच का। बहुत आभारी हैं हम अपने सम्मानित अतिथिगणों का, और शमा खान जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने कादम्बरी परिवार को यह अवसर दिया है कि हम उनकी इस पुस्तक का विमोचन यहाँ कर सकें। दरअसल इस किताब का विमोचन जो है वो देहरादून में ऑफिसर जो है बेंसर पब्लिकेशन कंपनी, वो वहाँ करने वाली है, उसकी डेट भी तय हो चुकी है। बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे इसके लिए एक आयोजन किया गया है साहित्य, और उसमें इस किताब का विमोचन है। लेकिन चूंकि इसकी जो कहानियां हैं, जैसे मैंने बताया कि वो उनका सरोकार झांसी और बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, इन कहानियों के कई पात्र यहाँ आ जाए, आपके लिए हमने स्थान खाली छोड़ा हुआ है। किसी वजह से जेब में फंस गई दीदी, थोड़ा सा विलंब उनको हो गया। आइए दीदी इधर आइए। श्रीमती चंद्ररेखा सिंह का नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अखिल भारतीय स्तर की कमेटी है, आप सभी लोग उनकी शख्सियत से अवगत हैं, उनके व्यक्तित्व से अवगत हैं। और मंचों पर एक समय ऐसा दौर था आज से 30-40 साल पहले कि हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों के मंच पर उनकी उपस्थिति सफलता की जमानत मानी जाती थी। हर मंच पर उनकी मौजूदगी रहती थी, चाहे वो नीरज जी हो या भारत भूषण हो या उस समय के जो भी बड़े बड़े नाम थे कवियों के, वो उनके साथ दीदी की उपस्थिति जरूर रहती थी उन मंचों पर। मैं स्वागत करता हूं उनका कादम्बरी परिवार की ओर से कि उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और यहाँ हमारे बीच में है। चित्रकला के माध्यम से हमारे लिए बहुत कुछ अपना योगदान किया है। तो मैं सबसे पहला नाम जो मेरी सूची में है, एक्चुअल क्या है कि 3 वर्ग हमने बनाए हैं। एक संगीत का वर्ग है, दूसरा वर्ग चित्रकला का है और तीसरा वर्ग साहित्य का है। तो संगीत के वर्ग में
राजू आनंद साहब हमारे बीच में। दीदी चंद्ररेखा सिंह को मैं माल्यार्पण के लिए डॉक्टर कुंती हरिनाम जी से अनुरोध करूंगा कि वो नहीं तो हमारा नाम भी एक पहलू उसका अंजुम है, वो महिलाओं का भी नाम होता है। ये जो हम सम्मान का हमारा एक कार्यक्रम है, बहुत छोटा सा चरण है ये भी। इसमें हमने संगीत, कला और साहित्य 3 वर्ग हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया है आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने के लिए। तो उनमें पहला नाम आता है राजू आनंद जी का, जो कि संगीत में राजू आनंद जी खड़े हो जाएं। वहाँ के कई टीवी धारावाहिकों में एक हाय जिंदगी बाय जिंदगी एक सीरियल था, और कौन बनेगा धर्मात्मा जीटीवी पर आता रहा है, सुजीवन हिमानी, इन सभी धारावाहिकों का संगीत और शीर्षक गीत इनमें से कई का राजू आनंद जी ने दिया है। संस्कार चैनल जो है वो आप जानते हैं कि बहुत लोकप्रिय चैनल है अध्यात्म के क्षेत्र में। संस्कार चैनल का जो टाइटल सॉन्ग है और टाइटल संगीत है वो राजू आनंद जी का ही तैयार किया हुआ है। और सिद्धार्थ रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से इनका बॉम्बे में एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, जिसमें जितनी भी नामचीन हस्तियां हैं फिल्म इंडस्ट्री की और म्यूजिक इंडस्ट्री की, उनने सबने अपनी आवाज वहां रिकॉर्डिंग कराई है अपनी आवाज की। यहाँ की क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभरने का अवसर देती है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करती है। कई स्टेज कार्यक्रम भी उन्होंने दिए हैं। दूसरा नाम हमारे बीच में समीर भालेराव साहब का है। समीर भालेराव साहब भी आप सभी उनकी शख्सियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। संगीत के लिए समर्पित नाम है समीर भालेराव। जो उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम की हैं वो कम ही संगीतकारों को नसीब हो पाता है। अजय पोहनकर साहब, पंडित अजय पोहनकर, जो इंटरनेशनल फेम के क्लासिकल सिंगर हैं। आप सभी जानते हैं अजय पोहनकर साहब के बारे में। भीमसेन जोशी, पंडित अजय पोहनकर, उनके शागिर्द हैं समीर भालेराव साहब। और इस छोटे से क्षेत्र में, इस पिछड़े हुए क्षेत्र में रहते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी कई शिष्याएं, कई शिष्य नेशनल जो म्यूजिक के रियलिटी शोज हैं जो विभिन्न चैनलों पर आते रहे हैं, जैसे कि सोनी पर इंडियन आइडल एक बहुत मशहूर म्यूजिक शो है, उसमें मेघना कुमार, जिसका यहाँ जागरण परिवार की ओर से हम लोगों ने कुछ समय पहले ही, जब उनका उस समय वो दौर था और उन्हें टॉप 12 में स्थान मिला था हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान क्या सभी जगह के बाहर से भी, विदेश से भी, उसमें सभी इस तरह के चैनल्स जो होते हैं संगीत की प्रतिभाएं जो है वो प्रतिभा करती हैं। कोई बंधन नहीं होता कि वो हिंदुस्तान का हो या बाहर का। परसों को चाहे डीआरएम का कार्यालय हो, चाहे वो मुख्यालय हो इलाहाबाद का, या पहले जो हमारा मुख्यालय यहाँ का बॉम्बे था वहाँ भी, तो अनिल विश्वकर्मा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ हमारे जो कलाकारों को जिनका हम सम्मान कर रहे हैं वो यहाँ आ जाए। संगीत की बात थी। और साहित्य के लिए हम जो हमने नाम तय किए हैं साहित्य के साहब का, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ हमारे जो सम्मानित होने वाले कलाकारगण हैं, साहित्यकारगण हैं, उनके साथ आ जाएं। जमीर झांसी साहब उस्ताद परंपरा के शायर हैं, बहुत सीनियर शायर हैं। किसी पीढ़ी धरने की जो शायरी होती है वह शायरी वो नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसी बात उठाते हैं। ऐसे कट्ट साहब जो हमारे मंच पर हैं, उनका भी सम्मान हम यहाँ कर रहे हैं, वो भी वहीं आ जाए अब थोड़ी देर के लिए। हिंदुस्तान के मंच जो मुशायरों के हैं वहाँ झांसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, वो भी वहाँ पर आ जाएं। अरमान साहब, हमारे दानिश साहब हैं, अब्दुल गनी दानिश साहब, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। उर्दू एकेडमी और उत्तर प्रदेश के जो शासन का इदारा है फखरुद्दीन अली एकेडमी, उसके लिए कई किताबें इन्होंने कंपाइल की हैं, तैयार की हैं, जिनका प्रकाशन सरकार की मदद से, सहायता से किया जाता है। वो काम भी अंजाम दे रहे हैं और शायरी तो बहुत अच्छी करते ही हैं। दानिश साहब हमारे बीच में हैं। इसके अलावा हलीम राणा साहब हमारे बीच में हैं। हलीम राणा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि हार्ट अटैक उनको, वो यहाँ उनको होना नहीं चाहिए था। हमने बहुत गुजारिश करके, शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। तो ये हमारे आज के जो टीम है जिसका हम सम्मान यहाँ कर रहे हैं। मैं कादम्बरी परिवार से अनुरोध करता हूँ कि वो जो सम्मान उनको आप ये वहाँ ले जाएं और अपने सम्मानित अतिथि गणों से मैं अनुरोध करूंगा यहाँ आ जाए। भाई साहब आप लोग, हमेशा इनसे बात होती है, आपके प्रेरणाओं से इन्होंने जो कुछ भी किया है वो संभव हो सकता है।
हमारे श्री राजेंद्र गुप्ता साहब राजवानंद साहब को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। आप इनका पहलू व्यक्तित्व का शायद नहीं जानते होंगे कि इतनी बड़े अधिकारी होने के बावजूद संगीत में उनकी रुचि है, थोड़ा बहुत गायन का भी शौक उन्हें है। तो उनसे अच्छा अतिथि मुझे यहाँ दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है जो एक संगीत के कलाकार के लिए सम्मान प्रदान कर सकता है, इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया। मैं अनिल विश्वकर्मा साहब को यहाँ आमंत्रित करूंगा और सीनियर डीसीएम साहब हमारे बैठे हुए हैं राजेश कुमार साहब, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपके ही डिपार्टमेंट के हैं, आप उन्हें सम्मान प्रदान कर विदित करें कादम्बरी परिवार को। श्री राजेश कुमार साहब सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री अनिल विश्वकर्मा जी को, जो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। सामने भैया, थोड़ा सामने बैठो। मैं श्री के 2 किताबों का यहाँ विमोचन है कादम्बरी परिवार की ओर से उनका साहब को। मैं श्री यशोवर्धन गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हलीम राणा साहब जो हमारे बीच में हैं उनको सम्मानित करने की जहमत गवारा करें। श्री नहीं, हम साहब इसलिए दिला रहे कि वो हमारे बीच में फिर भी हैं। हमने कहा था हम घर भेज देंगे आपका सम्मान, लेकिन यहाँ हम उनको हिम्मत नहीं हो रही थी बुलाने की, लेकिन बेचारे आ गए हैं। मैं शमा खान जी के सम्मान के लिए हमारी श्रीमती शमा खान जी को थोड़ा सीधा कर लीजिए मैम, थोड़ा सीधा कर लीजिए मैडम, थोड़ा सामने देखिए। मैं श्री राजेश कुमार साहब, मैं आदरणीय बाबूजी राजेंद्र गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे जीपी तिवारी साहब जो कि बहुत अच्छे कवि और शायर हैं उनको सम्मान प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। मैं श्री यशोवर्धन गुप्ता साहब से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वो हमारे दाने साहब को के वो सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री दाने साहब को। बहुत आभारी हैं हम अपने सभी सम्मानित अतिथियों के कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। ये सम्मान का चरण हमारा यहाँ समाप्त होता है। हमने कोशिश की है कि बहुत ही कम से कम समय में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो जिज्ञासा आपकी कादम्बरी काव्य संध्या से जुड़ी हुई है, और ये हकीकत भी है आज के दौर में कि इस तरह के कार्यक्रमों में गिरफ्त आ जाती है, चाहे वो सम्मान समारोह हो चाहे विमोचन समारोह हो। हम अवगत हैं इस सच्चाई से, लेकिन ये भी उतने ही जरूरी हिस्सा जो होता है इस तरह कार्यक्रमों कार्यक्रमों का वो होता है। अभी कुछ दिन पहले राहत इंदौरी साहब से मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि साहब आप ये बताइए कि आप लगभग 40 साल से मंच पर हैं, आप क्या महसूस करते हैं? अगर लोगों की जाए तो एक प्रतिक्रिया लोगों की रहती है यार कि पूरी रात खराब हो गई, मजा नहीं आया। तो वो एक चीज है जो कि एक सस्तापन दर्शाता है साहित्य के क्षेत्र में जो आ रहा है। ये दौर वो दौर है कि साहित्य समाज हर तरफ सस्तापन आ रहा है, तो हम लोग कैसे अछूते रह सकते हैं? साहित्यकारों को भी प्रभावित किया है इस दौर ने। बहरहाल हम उस दौर से लेकर और उसकी शुरुआत हम यहाँ अब कर रहे हैं। हमने अपने अतिथियों का आभार व्यक्त कर दिया है जो हमारे जो सम्मान समारोह उसके लिए उन्होंने समय दिया है।
अब चूंकि सभी बहुत व्यस्त अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें और कम से कम पढ़ें। कोई ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कम पढ़ें, अच्छा प्रश्न छोड़ें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल ये सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत शुरू में हुई थी और अब इसका अगला चरण जो काव्य संध्या का है, तो कष्टी झांसी साहब की स्मृतियों को ये कार्यक्रम समर्पित है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत उस्ताद शायर थे, झांसी ही नहीं प्रदेश और देश की बात है, हर जगह उनको उतना ही सम्मान दिया जाता था उनकी शायरी को। उनकी किताब है गम की धूप, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो दिल्ली के पब्लिशर ने छापा है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पे वो सारे बुक स्टॉल्स जितने भी हैं एज व्हीलर के या जो भी अच्छे अच्छे शॉप्स हैं बुक स्टॉल, सब जगह उपलब्ध है वो किताब। मैं उस किताब से कश्मीर साहब की शख्सियत के बारे में, उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है डॉक्टर वसीम खान, उनकी बेटी भी यहाँ बैठी हुई है, तो मैं एक श्रद्धांजलि के तौर की किसी गजल के शेरों से हो तो उनकी गजल के 3 या 4 शेर मैं पेश कर रहा हूँ आपके बीच में, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि वो किस मियार के शायर थे, किस तरह की उनकी शायरी थी, उनका अंदाज़े बयान क्या था, उनकी शायरी के तेवर क्या थे। मैं 3 या 4 शेर कश्ती साहब के पेश कर रहा हूँ आपके सामने, मुलाहिजा फरमाइएगा। हम मंच पर आ जाएं। एक प्रेस का एक फोटो उनका प्रेस के लिए अपेक्षित है, वो एक ग्रुप फोटो उनका हो जाएगा हमारे अतिथिगणों के साथ। मैं उनसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट के लिए वो यहाँ आ जाएं सभी। उनका एक कार्यक्रम था, आर्मी में एक कार्यक्रम लगा हुआ था राजौने जी का, उस समय इस समय उनके साथ आने के कुछ समय के लिए हमारे बीच आए थे वो। शुरुआत हम कर रहे हैं। तुम्हें वंदन है, अभिनंदन है और प्रणाम है तुमको। तुम्हें वंदन है, अभिनंदन है और प्रणाम है तुमको। समर्पित काव्य की मधुर सुहानी शाम है तुमको। या यूं कहूं कि उसकी आंखों में महकते कमल की बात करो, उसकी आंखों में महकते कमल की बात करो। गजल की शाम है तुम, गजल की बात करो। गजल की बात यानी कि जो साहित्य की, उर्दू साहित्य की सबसे लोकप्रिय जो विधा है वो गजल है, और जितने भी शायर हैं सबसे ज्यादा उनका जो सृजन है वो गजल पर ही केंद्रित है। कश्मीर झांसी साहब का भी काम सबसे ज्यादा गजल पर ही था। मैं उनकी गजल के चंद शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, तो गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाइएगा। अगर नजर से वो अपनी मुझे गिरा देगा, अगर नजर से, ये जुमानी शेर है। जुमानी शेर उन शेरों को कहते हैं जिनका सिलसिला की महबूब से भी जुड़ता है और खुदा से भी जुड़ता है, और ये बहुत उस्ताद जो शायर होते हैं बड़ी खूबी के साथ इस तरह का उनका अंदाज़े बयान होता है कि आप अगर महबूब की जानिब उस शेर को ले जाएंगे तो भी उतना ही आनंद आपको मिलेगा, और अगर आप खुदा की हवाले से उसको लेंगे तो भी उतना ही वो असर उसका रहता है शेर का। मतलब मुलाहिजा फरमाइएगा। अगर नजर से वो अपनी मुझे गिरा देगा, अगर नजर से वो अपनी मुझे गिरा देगा, तो फिर जहां में मुझे कौन आसरा देगा, तो फिर जहां में मुझे कौन आसरा देगा। शेर लायक फरमाइए। जो दिल में है मेरे उसको जुबान पे क्या लाऊं,
के दिल हिला देगा। फसाना इतना है नाजुक के दिल हिला देगा। हर एक शय का जहां में ज़मीन से है रिश्ता, हर एक शय का जहां में ज़मीन से है रिश्ता। ये आसमान तुम्हें दिन बता देगा। ये आसमान तुम्हें एक दिन बता देगा। आखिर शेर पेश कर रहा हूं। वो जिसको दिल का दुखाना ही सिर्फ आता है, वो जिसको दिल का दुखाना ही सिर्फ आता है। सिवाय ज़ख्म के वो दिल को और क्या देगा। सिवाय ज़ख्म के वो दिल को और क्या देगा। अगर नजर से वो अपनी मुझे गिरा में, मुझे कौन आसरा देगा। बहुत शुक्रिया आपको। अब मैं इस क्रम में अब अगले शायर को आवाज लिखने वाले हैं और उतना ही अच्छा उसको पेश भी करते हैं मंच से। आपको आनंद आएगा उनकी शायरी में। उनको इन दो पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ कि अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। पंकज मैडम आप कादम्बरी काव्य संध्या सम्मान एवं विमोचन समारोह हो रहा है। इसमें यानी तीन नदियों का संगम हो रहा है। वो है काव्य और कला, चित्रकला और संगीत। ये पहले बार मैंने देखा कि तीनों कलाओं का यहाँ पे संगम हो रहा है और इतनी अच्छा कार्य ये संस्था जो है वो कर रही है कि यहाँ के लोकल लोगों का सम्मान करके उनको ना ही प्रेरणा दे रही है, लेकिन बाकी जो लोग अभी सीख रहे हैं या जो पाइपलाइन में हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो लोग भी देख के मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे कि हम लोग को भी इस ऊंचाई पे पहुंचना है। जैसे कि अंजुम जी ने कहा कि अगर लोग अच्छा पढ़ेंगे तभी अतिथि यहाँ पे बैठेंगे, इसीलिए उसके पहले ही मैं निकलना चाह रही थी क्योंकि मैं किसी को जज करना नहीं चाह रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे इतना टैलेंट है और ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने झांसी में देखी कि आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं कि लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है। ये चीज़ मैंने और कहीं नहीं देखी। लोग इतने लेजी होते हैं या इतना आयोजन लोग कर नहीं पाते हैं या क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन झांसी इज सो एक्टिव और यहाँ पे आपके इतने अच्छे पेट्रन्स हैं जिनके वजह से आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से हमको लगता है कि ये टैलेंट जो है नई पीढ़ी इसके साथ जुड़ रही है। ये बहुत बड़ा कार्य है और मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करती हूँ, बधाई देती हूँ। और मुझे बहुत खेद है कि मैं अभी नहीं रुक पा रही हूँ, नहीं तो मैं तो रात को 2 बजे तक भी मैं बैठ के मैंने झांसी महोत्सव में पूरा कवि सम्मेलन सुना था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है कि
जो चीज हम लोग किसी को बोल नहीं सकते हैं वो गजल में या शेर में हम लोग उसको डाल के बहुत आसानी से बोल देते हैं। जो बोलते भी नहीं है वो पहुंचा देते हैं मैसेज। तो ये कला मुझे सीखनी पड़ती है, क्योंकि एज इनकम टैक्स ऑफिसर मैं हर एक आदमी का दिल दुखाती हूँ, क्योंकि टैक्स देना तो बहुत जो है वो हार्ड अर्न मनी में से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये जो कला है मैं यहाँ पे सीख रही हूँ कि कैसे प्यार से लोगों से टैक्स लिया जाए, कि कुछ बोला भी नहीं और पैसा भी नहीं दिया। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है शायरी। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मुझसे कहा था कि समय थोड़ा सा बदल लो, लेकिन चूंकि हमारे कार्ड छप चुके थे और समय तय हो चुका था तो हम समय बदल नहीं सके। उनकी मीटिंग लगी हुई थी और मुझे उनको थोड़ा सा समय अनुरोध मैंने किया था। मैं पुनः उन्हें आवाज देता हूँ। हिंदी और उर्दू कल्चर का संगम है पंकज पाठक साहब की शायरी। हिंदी जो जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, जो ना हिंदी है ना उर्दू है, उस भाषा में उस जबान में शायरी करते हैं वो, और उसको उसी खूबी के साथ पेश करते हैं। मैं उन्हें पुनः इन दो मिसरों के साथ आवाज देता हूँ कि लिपट जाता हूँ माँ से और मासी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मासी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल लिखता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। पंकज पाठक। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अंजुम जी का, क्योंकि इतनी रूहानी आवाज़ में हमको पुकारते हैं। वैसे मेरा नाम पंकज है, इसका के मतलब तो कमल होता ही है। फिर भी देखिए इनके नाम जो ये पुकारते हैं उसका असर मैं बयान करना चाहूँगा कि यूँ तो जाम हूँ खाली सा पर छलकने लगता हूँ। यूँ तो जाम हूँ खाली सा पर छलकने लगता हूँ, और तुम जो नाम लेके पुकारते हो हमें तो बस महकने लगता हूँ। साइमन, मैं कहीं कलाम पढ़ता हूँ तो अपनी कुछ चंद पंक्तियों से आपसे इजाजत मांगता हूँ अपनी शायरी, अपने कलाम को पढ़ने के लिए। तो उन पंक्तियों के साथ भी मैं शुरुआत करूँगा। बहुत पूजनीय, बहुत ही शख्सियत वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कक्का जी स्वयं हमारे जो राष्ट्रकवि के पुत्र हैं, उनके माध्यम से उनका गुण हमारे सामने है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को उनके सामने। उनकी कुछ पसंदीदा पंक्तियाँ भी हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आज पढ़ूँ। हमारे जो अतिथिगण हैं उनको सम्मान करते हुए मैं इन पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ और आपका समर्थन चाहूंगा। लगे कि काव्य संध्या है, कोई शोक संध्या नहीं है। तालियों के साथ आपका समर्थन चाहूंगा। शाम इतनी हंसी जवां, फिर मिले न मिले। शाम इतनी हंसी जवां, फिर मिले न मिले। अंजुमन इतनी आलीशान, फिर मिले न मिले। पेश कर लूं मैं भी कुछ शेर, अगर इजाजत हो। आप जैसा कदरदान फिर मिले न मिले। शाम इतनी हंसी जवां, फिर मिले न मिले। कैद कर लीजिए कैद कर लीजिए इन नजारों को निगाहों में। कहीं खिलते फूलों का गुलिस्तान, क्या बात है। फिर मिले न मिले। खिलते फूलों का गुलिस्तान, फिर मिले न मिले। वीरान आ जाते हैं, लेकिन उस वीरांगी का भी हम कैसे लुत्फ उठा सकते हैं, कैसे उसका एक इंतजाम कर सकते हैं, उसको पंक्ति माध्यम पढ़ रहा होंगे। हम सफर मेरे दो घड़ी रुक
चल पड़ा मुझसे रास्ता हमको इतना वीरान, फिर मिले न मिले रास्ता हमको इतना वीरान, फिर मिले न मिले। देखिए आज अच्छी शायरी को सुनने वाले तो हैं, समझने वाले बहुत कम हैं, और जो समझने वाले हैं उनको उनकी क्या रोल है वो इन पंक्तियों में बता रहा हूँ। शायरी को समझने वाले हीरे पन्ने हैं, शायरी को समझने वाले हीरे पन्ने हैं, हीरे पन्नों की ऐसी खान, फिर मिले न मिले हीरे पन्नों की ऐसी खान, फिर मिले न मिले शाम इतनी हंसी जवान, फिर मिले न मिले। साथियों आज जो माहौल चल रहा है, देखिए देश है विकास का, हम लगातार विकास कर रहे हैं, कहीं अपने संस्कारों से, कहीं अपने मूल्यों से जो हम पिछड़ते चले उनको लेकर गजल पेश करता हूँ। बीच में कुछ और अच्छे अच्छे अंतरे आते हैं। अंजुम जी का समर्थन चाहूंगा कि बदलते हुए वक्त का एहसास दिलाने लगे, बदलते हुए वक्त का एहसास दिलाने लगे, बच्चे अब बुजुर्गों को आंख दिखाने लगे। बदलते हुए वक्त का एहसास दिलाने लगे, बच्चे अब बुजुर्गों को आंख दिखाने लगे। और परवाज यानी कि सूरज, परवाज क्या मिली तुम्हें छूने चले खुर्शीद को, अरे जिस्म जब चलने लगा तब होश ठिकाने लगे। क्या बात है, जिस्म जब चलने लगा तब होश ठिकाने लगे। और कैसे आज के जो मॉडर्न कल्चर हमारे देश की मिट्टी को, इसकी सभ्यता को खाया जा रहा है। आज किचन गायब हो गए, किचन से रसोई गैसेस गायब हो गई हैं। कैसे परिवर्तन आ रहा है कि चूल्हे का धुआं अब किसी घर में मिले भी क्यों, मिले भी क्यों, खाना तो लोग आजकल बाहर से मंगाने लगे। बदलते हुए वक्त का एहसास दिलाने लगे। और शादी के पहले और शादी के बाद क्या परिवर्तन आ जाते हैं। आवाज देकर देखना, आएंगे हथेली पे अपनी जान लेकर देखना। क्या बात है, मुश्किल में कभी हमको आवाज देकर देखना, आएंगे हथेली पर अपनी जान लेकर देखना। हर बूंद आंसुओं की महकेगी इत्र सी, हर बूंद आंसुओं की महकेगी इत्र सी, हमें याद करके तुम किसी रोज रोकर देखना, हमें याद करके तुम किसी रोज रोकर देखना। और साहिबान, हमको गंगा जल बड़ा पवित्र माना जाता है, जिसकी एक बूंद को लेने के लिए भी हमको कानपुर, लखनऊ जाना पड़ता है, काशी जाना पड़ता है। लेकिन उस गंगा जल को हम अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, आपको विधि बता रहा हूं जो आपको संसार में किसी भी केमिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगी। कि मुश्किल में कभी हमको आवाज देकर देखना, आएंगे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक में से चलता रहता है। सबसे नेता हमारे देश की पहचान है। हाँ, इनको बड़ी खूबसूरत पंक्तियों के माध्यम से मैं कहता हूँ। देखिए मोहब्बत वाली बात है कि कल एक काले सांप ने पार्लियामेंट में घुसकर एक नेता को डसा, लेकिन ये क्या, नेता तो बच गया बेचारा, सांप चल बसा। क्या बात है, ये बातें हैं, मजाक की मोहब्बत की बातें हैं। तो आज जो माहौल है, देखिए धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर हमको जो अलग किया जा रहा है। देखिए पंक्तियां अगर आपको अच्छी लग रही है, थोड़ा समर्थन भी मिलता रहे। खाने पीने में हाथ व्यस्त है, लेकिन दिखा दें कि हाथ खाली है। थोड़ा इस देश को जलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को जलाया जा रहा है। और जहां पर खिलने थे फूल भाईचारे के, वहां नफरत का कैक्टस खिलाया जा रहा है। और अब शब्दों का खेल देखिएगा, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर सारे देश को जलाया जा रहा है। जहां पर खिलने थे फूल भाईचारे के, वहां नफरत का राम प्रसाद बिस्मिल जैसा देशभक्त आज उसी देश में राम के प्रसाद में विष मिलाया जा रहा है।
जिस देश में पैदा हुआ था कभी राम प्रसाद बिस्मिल जैसा देश था, आज उसी देश में राम के प्रसाद में विष मिलाया जा रहा है। और साथियों, कुछ गरीबी के, कुछ दिल टूटने के गम में डूबे हुए हैं, कुछ गरीबी के, कुछ दिल टूटने के गम में डूबे हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा में तो कुछ थोड़े कम में डूबे हुए हैं। कुछ गरीबी के तो कुछ दिल टूटने के गम में डूबे हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा में तो कुछ थोड़े कम में डूबे हुए हैं। और जिस देश के नौजवानों के मुंह पर हुआ करता था कभी वंदे मातरम का नारा, आज उसी देश के नौजवान बंदे मात्र रम में डूबे हुए हैं। माहौल है ये अराजकता का। कुछ और पंक्तियां आपको करता हूं, कुछ आखिरी पंक्तियों के साथ बताना चाहूंगा कि ढूंढता हूं गली गली मगर नहीं मिलता, गली गली मगर नहीं मिलता, मुझको मेरा वो पुराना शहर नहीं मिलता। बहुत अच्छा है। ढूंढता हूं गली गली मगर नहीं मिलता, मुझको मेरा वो पुराना शहर नहीं मिलता, रोटियां छीनता नहीं तो क्या करता हूं। ढूंढता हूं गली गली मगर नहीं मिलता, मुझको मेरा वो पुराना शहर नहीं मिलता, और रोटियां छीनता नहीं तो क्या करता मैं, मांगने से तो आजकल जहर नहीं मिलता, मांगने से तो आजकल जहर नहीं मिलता, और नींद मिलती है बाजारों में और बिस्तर नहीं मिलता, अम्मी की गोद सा मगर बिस्तर नहीं मिलता। साथियों, मेरी पंक्तियों के साथ आप सका हूं बहुत धन्यवाद। पंकज जी के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा था कि नए अंदाज की शायरी वो करते हैं। एक तो रवायती शायरी होती है जो परंपरा का शायरी, ट्रेडिशनल शायरी जिसको कहते हैं। मीर और गालिब के दौर में भी वही शायरी थी और आज भी कुछ लोग वही शायरी कर रहे हैं। और कुछ लोग अनछुए विषयों को, अनछुए तथ्य जो है उसको उठाते हैं, खास लबो लहजे की शायरी करते हैं, नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। उस तरह की शायरी पंकज पाठक जी करते हैं। बहुत ही ज़हीन है पंकज पाठक साहब, बहुत बुद्धिजीवी भी हैं, कवि और शायर तो है ही। आपने उनकी शायरी को, डॉक्टर आर सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं। आर सिंह साहब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वैसे तो वो डॉक्टर हैं, राजगंज हॉस्पिटल यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज भी है उनका, और बहुत सेवाएं वो दे रहे हैं अपनी। लेकिन एक उनका दूसरा पहलू जिंदगी का ये है कि वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं और उनकी रचनाओं का प्रकाशन देश के मशहूर पत्र पत्रिकाओं में हुआ है और होता रहता है। उनकी एक रचना है ढोलबती और बोलबती, वो धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी और बहुत लोकप्रिय हुई थी। आप समझ सकते हैं कि धर्मयुग इतनी आसानी से किसी साहित्यकार की रचनाओं का प्रकाशन नहीं करता था, क्योंकि पूरे देश से बहुत रचनाओं का उनके पास अंबार लगा रहता था और सिलेक्शन करने के बाद ही तो उसमें उनकी रचना प्रकाशित हुई थी। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें यहाँ आवाज दे रहा हूँ, हालांकि वो पढ़ते नहीं है इस तरह के कार्यक्रमों में। अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी वो अपना हास्य व्यंग या गंभीर रचना जो भी वो पढ़ना चाहे, सुनाना चाहे, वो यहाँ माइक पर आए और अपनी रचना से हमें नवाज दें। उनको इन दो पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ कि मैं एक नदी की तरह बह रहा हूँ सदियों से, मैं एक नदी की तरह बह रहा हूँ सदियों से, अगर ठहर गया होता तो झील हो जाता। डॉक्टर आर राशि मेरे परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र मूर्ति जी, यशोवर्धन मूर्ति जी सिंह और यहाँ बैठे हुए तमाम साथियों, मेरे बुजुर्गों, जैसा कि अभी अंजुम जी ने अनुरोध किया उसी सापेक्ष में मैं आपको एक दो रचनाएं सुनाता हूँ। एक आत्मकान कविता है समय के ऊपर। एक घड़ी का टिक टिक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, घड़ी का टिक टिक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर चाबी भरना मेरी आदत है। घड़ी का टिक टिक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर चाबी भरना मेरी आदत है। मेरी चाल घंटे की सुई से भी धीमी है, सेकंड की सुई की तुलना में आगे बढ़ती ही जा रही है, आगे और बहुत आगे। क्या बात है, सेकंड की सुई की तुलना में आगे बढ़ती ही जा रही है, आगे और बहुत आगे। बस यहीं पर पिछड़ेपन का एहसास कर मैं प्रगति की परिभाषा भूल जाता हूँ। एक कविता मैंने ध्रुव के ऊपर लिखी थी। ध्रुव एक तारा है जो उत्तर दिशा में हमेशा रहता है और अडिग रहता है, और कई बार उपमा दी जाती है कि ध्रुव जैसे आदमी को अडिग रहना चाहिए।
तो उसी के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी हुई थी। बड़ी बहन का 1984 के आसपास। तो ढोलपति की छोटी व्यंग है कि ढोलपति की छोटी सिस्टर पोलपति का किस्सा सुनिए, और किस्सा तो है काफी लंबा, उसका पहला हिस्सा सुनिए। ढोलपति की छोटी सिस्टर पोलपति का किस्सा सुनिए, और किस्सा तो है काफी लंबा, उसका पहला हिस्सा सुनिए। क्या खास बात थी कि उस लड़की की सूरत बिल्कुल कलियों जैसी, दिखने में वो परियों जैसी, आदत पर छिपकलियों जैसी। उस लड़की की सूरत बिल्कुल कलियों जैसी, दिखने में वो परियों जैसी, आदत पर छिपकलियों जैसी, और फैशन की वो आईफिल टावर और श्रृंगारों में पद्म सिरी थी। फैशन की वो आईफिल टावर और श्रृंगारों में पद्म सिरी थी, और होलसेल में इश्क लड़ाना उसकी हॉबी में शामिल था। इसी वजह से सारे लड़के मिस दिलफिर कहा करते थे। तो पोलपति के पीछे प्राणी फिरते मारे मारे, पोलपति के पीछे प्राणी फिरते मारे मारे, के पीछे नेताजी के पीछे मोटर जी के पीछे चंद पालतू और फालतू, पूछ हिलैया हाँ हाँ भैया कहने वाले, निपट निरक्षर और निकट्टू, सबके सब भाड़े के टट्टू यानी चमचे। पोलपति की बहुत काइयां। पोलपति के पीछे प्राणी फिरते मारे मारे, जो मोटर के पीछे नेताजी के पीछे मोटर, और मोटर जी के पीछे चंद पालतू और फालतू, पूछ हिलैया हाँ हाँ भैया कहने वाले, निपट निरक्षर और निकट्टू, सबके सब भाड़े के टट्टू यानी चमचे। और पोलपति थी बहुत काइयां, रोज योजना समझाती थी, यहाँ मिलूंगी वहाँ मिलूंगी, लेकिन झांसा दे जाती थी। कहती कुछ थी करती कुछ थी, पूरी फिल्मी हीरोइन थी। एक बात थी लेकिन उसमें धर्म कर्म की पक्की थी, वो गीता रोज पढ़ा करती थी। एक बात थी